फ्लोराइड हो गया था। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उसका क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल। हमने पढ़ लिया था फिजिकल, केमिकल एजेंट, ये वाला। हमने मलजल में पढ़ा था, देखा था कौन कौन से वायरस होते हैं इसमें मलजल में। वायरस, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं। मलजल जो टूल्स होता है, 1 ग्राम टूल्स में करीब 1 लाख बैक्टीरिया होती हैं। इसीलिए खुले में, ओपन में शौच करने से जो अभियान चला गया स्वच्छ भारत अभियान पहले गांव में होता है, और इतना ही तेजी से फैलती इतनी बैक्टीरिया होती है, 1 ग्राम टूल्स में 1 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया होती है। और ओपन में करने से जहां भी एक होती है गंदगी ओपन में, तो इससे ज्यादा बड़ी दिक्कतें होती है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और ये सब बीमारियां मलेरिया वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ और गिनी वर्म होते हैं। इनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं मलजल, या ये मलजल पानी में अंडरग्राउंड वाटर में जाता है या किसी वाटर बॉडी में जाता है, सपोज झील, तालाब, नदी, अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, जहां भी जाता है तो ये मलजल होता है, सीवेज को प्रदूषित करता है। इसमें बहुत सारे संक्रमण होते हैं। इसमें होता है हैजा, पेचिश, हैजा जानते हैं काबरा, हैजा, पेचिश, हैजा, पेचिश, टाइफाइड, टाइफाइड, ये बहुत ज्यादा बीमारी। आज ये बरसात में भारत की बीमारियां होती हैं, बरसात में काफी मानी जाने बीमारियां, सब लोग इसको जानते हैं। टाइफाइड, पीलिया, गिनी वर्म, पीलिया, सर हो गए, अरे ये सब बहुत हो गए हैं। गिनी वर्म को निरहुआ कहते हैं, निरहुआ। गिनी वर्म को हिंदी में निरहुआ भी कहते हैं। वो निरहुआ है, निरहुआ है, निरहुआ, निरहुआ कहते हैं। अतिसार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, अतिसार का तो डायरिया, यस सर, डायरिया, डायरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस। आपको ये देखें, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सब बीमारियां होती हैं जल के प्रदूषण से। और क्या होते हैं, जैविक प्रदूषण जो होता है उसकी वजह से। रासायनिक वाला तो आपने पहले पढ़ चुका, ये जैविक होता है। मलेरिया, फाइलेरिया, नाक नीक ये बहुत होती है। इसके अलावा भी और बीमारियां होती है, मलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया जानते हैं, हाथी पाँव, हाथी पाँव सर, मोटा आपके पाँव मोटे हो जाते हैं, हाथी पाँव होते हैं। अब जो ये स्विमिंग पूल में बहुत हम लोग नहाते हैं, उसमें बहुत सारा प्रदूषित पानी होता है। स्विमिंग पूल में आप देखो, कहाँ स्विमिंग पूल है, कंपनी गार्डन में। स्विमिंग पूल में नहाने से इतने लोग नहाते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं नहाना चाहिए स्विमिंग पूल में। उसमें इतनी ज्यादा बीमारियां होती स्विमिंग पूल में नहाने से। त्वचा रोग, स्विमिंग पूल, त्वचा रोग, एक दरोरा पड़ता है, दरोरा क्या बोलते हैं, चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं। कान का संक्रमण, देखिए त्वचा संक्रमण, जठरांत, ऊपरी श्वसन तंत्र, जठरांत, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र यहाँ से फेफड़े में ऊपर से ही नाक हो जाता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में समस्या, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, आंख में और में जो वायरस होता है ना, जैसे आंख में वायरस ये होते रहते हैं, जिसकी आंख क्या कहते हैं, आंख कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं, आंख आना कहते हैं। आम ध्यान होता है, आंख आ गई है इसकी, पता नहीं कहीं गई थी, आ गई, रेड फ्लैग हो जाता है। वायरस से होते रहते हैं, तो काला चश्मा लगाओ, ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है। हाँ,
ट्रेकोमा, खाज, त्वचा, सेप्सिस, खाज, खुजली, ये सब कहाँ पाए थे? तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, किसी को नहीं हुआ रहता है, जब हुआ रहता है तो पानी में छोड़ता है, फिर आप उसके संपर्क में आते, फिर आपको संक्रमण होता है। ये है, बहुत सारे टॉप होते हैं। आजकल दूसरे तरह के खाद्यों में संस्करण वाले मुर्गे मुर्गियों को बहुत लोग कुछ मुर्गा की पार्टी करते हैं, मुर्गे मुर्गी को जलाया जाता है, एंटीबायोटिक लगाया जाता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, स्टीरॉयड इनको बढ़ने के लिए स्टीरॉयड दिया जाता है, इनको बढ़ने के लिए स्टीरॉयड दिया जाता है, हार्मोन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें दवाई देते मुर्गे मुर्गियों को, एंटीबायोटिक दिया। बहुत लंबे समय से जो बहुत ज्यादा मुर्गे खा रहे हैं ना, उनके ऊपर जो एंटीबायोटिक दवाइयां काम नहीं करती हैं। और स्टीरॉयड होता है, ये हार्मोन जो मुर्गे के अंदर खाता है, चिकन के अंदर, जो आपके अंदर जाता है, तो इसकी क्या होती है, बच्चों में, छोटे बच्चों में अनियमित वृद्धि होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ करते हो, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी हड्डियां अस्थियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, वो अकल नहीं होती है लेकिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण से होती है, मुर्गों में स्टार्ट दिया जाता है, इससे बहुत असाधारण वृद्धि होती है बच्चों में। वो बच्चा होता है 4-5 साल का, वो लगता है कि 7-8 साल का है, एज में बढ़ता है, असामान्य वृद्धि होती है, ये बीमारी होती है। इसके बाद अलग लगता है जो धातु संदूषण होता है, हम लोग खाना खाते हैं, पानी में उसमें डालते हैं, खाना खाते हैं, कौन कौन सा होता है, जिंक के बर्तन जो होते हैं आपके, एल्युमिनियम, एंटीमनी, जिंक, ये जो इनके बर्तन होते हैं, इसमें स्वीट पॉइजन होता है एक तरह से। जब ये खाते हैं, खाने के संपर्क में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये धातु कुछ गल के हमारे अंदर जाती है, ये हमारे लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहरीली होती है। पहले जब अंग्रेज होते तो टीन के बर्तन में, जेल में जो कैदी बंद होते थे, उनको किसमें दिया था, एल्युमिनियम की थाली में, क्या हीरो होता है इसे फाड़ देता था, लड़ाई होती थी, बोल उसमें खाने में जाता है, एल्युमिनियम होता है, एक पॉइजनस का काम करता है। ये सस्ते बर्तनों में जो लोग खाना खाते हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक हो जाते हैं। स्टेनलेस स्टील का ही बर्तन सबसे बेहतर विकल्प होता है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन, जो लोग खान पान की हमारी जो आदतें हैं, ये एंटीमनी, जिंक और टीन के बर्तन हो गए, जिसमें हम लोग खाते हैं, एल्युमिनियम वगैरह के। अब देखो जो मिठाइयों में किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर वर्क, सस्ती मिठाइयों को 200 रुपए किलो में सिल्वर वर्क कोई करके नहीं देता है, वो होता है एक्चुअली एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम की फाइल में हम लोग खाना लपेट देते थे, तो वो भी नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, एल्युमिनियम की फाइल में गरम रहता है, नहीं करना चाहिए था। तो इसकी पहचान है कि सिल्वर है कि एल्युमिनियम है, तो उसको हाथ से लेके ऐसे ऐसे करेंगे, रगड़ेंगे, अगर वो गायब हो जाएगा तो चांदी है, अगर उसमें कुछ दरार टाइप का बना रहेगा, वो गायब नहीं, तो समझिए एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम अलाउ नहीं है मिठाइयों में, इस तरह की चीजें होती हैं। तो हमारे खाद्य पानी में प्रदूषण होता है, खाद्य पदार्थों का, और प्रदूषण होने का हमें तमाम तरह की बीमारियां अपने स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। एक और हम देख लेते हैं इसमें, हम ग्लोबल वार्मिंग पर, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्थ देख लेते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या बीमारियां होंगी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो। हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्थ, वो तो हो चुका है, हेल्थ पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा देख लीजिए, वायुमंडल के परित उष्मायन, वायुमंडल के परित उष्मायन, वायुमंडल का परित उष्मायन मानव स्वास्थ्य को अनेक माध्यमों से प्रभावित कर सकता है। मानव स्वास्थ्य को अनेक माध्यमों से प्रभावित कर सकता है।
अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तनों से स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। तो 2002 में एक रिपोर्ट आई थी, 2002 में स्वास्थ्य रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार केवल क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिवर्तन हुए थे, तो क्लाइमेट चेंज के कारण डेंगू, मलेरिया, दस्त में जो वृद्धि हुई थी केवल क्लाइमेट चेंज के कारण से हुआ था। डेंगू, मलेरिया और दस्त से, डेंगू, मलेरिया और दस्त से 1,54,000 डेथ हुई थी। क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो डेंगू, मलेरिया की वास्तविक दर बढ़ गई थी। 1,54,000 वृद्धि हुई थी 2002 में। अब तो ये बहुत ज्यादा पहुंच गई है। लिखिए लाइन करके, जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावित करने वाले कारकों, क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन सामाजिक और पर्यावरण कारकों को निर्धारित। सर, जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य की निर्धारित करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों को जो स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। उसमें परिवर्तन आ सकता है। उसमें क्लीन एयर, स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, जल की उपलब्धता, और खाद्य को प्रभावित करेगा। मानव स्वास्थ्य किससे प्रभावित होते हैं? सामाजिक, पर्यावरणीय कारक, भोजन, जल, स्वच्छ पेयजल, इनको प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव यह होगा कि 2030 से लेकर 2050 के बीच में, 2030 से 50 के बीच में अनुमान के अनुसार 2.5 लाख, करीब 2,50,000 डेथ होंगी पर ईयर। वृद्धि कितना? हर साल जितनी मौतें हो रही हैं डेंगू मलेरिया से, उतने हर साल इतनी वृद्धि होगी क्लाइमेट चेंज के कारण। इससे मुख्य रूप से किससे होगा? मलेरिया, डायरिया, हेल्थ, हीट स्ट्रेस और गर्मी के कारण जो तनाव होता है, इससे भी बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। हीट स्ट्रेस
वृद्धि होगी, मौतें हो रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इतनी वृद्धि हर साल हो जाएगी, बल्कि मृत्यु होने लगेगी। और क्या होगा इसमें, डेंगू की मात्रा बढ़ जाएगी, डेंगू ज्यादा होंगे, गर्मी बढ़ेगी तो डेंगू के मच्छर, मलेरिया है। एक अनुमान के अनुसार जो मलेरिया का जो क्षेत्र था उसके पहले वो 45%, दुनिया के 45% भाग पर था। ये कौन सा, मलेरिया, मलेरिया। अब ये 65% भाग पर फैल गया है मलेरिया, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण। मलेरिया का क्षेत्र था ग्लोब पर, धरती पर 45% एरिया जो था धरातल तो उस पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्र था। अब 65% हो गया ग्लोबल वार्मिंग होने से, यानी कि जो गर्म वाला क्षेत्र है वो क्या होता है, उसका विस्तार हो रहा है। तो ये गर्म वाले क्षेत्र में जो बीमारियां होती थी उष्ण आर्द्र जलवायु की, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब पीलिया वगैरह, ये सब बीमारियां होंगी, अब बढ़ने लगी इसी कारण से। यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण ऊष्मा तरंगे, ऊष्मा तरंगों से मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी, मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी। आपने सुना लू लगने से मौत हो जाती है, उत्तर भारत में लू लगने से 50 लोगों की मौत, अब जस्ट दुगना हो जाएगा। जितना एक साल में ये हीट वेव से लोग मरने वाले थे, कोल्ड वेव से मरते, हीट वेव से, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकी मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी। तो हम ग्लोबल वार्मिंग का हेल्थ इशू पढ़ रहे हैं, हेल्थ प्रभाव, हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी। उच्च ताप के कारण, उच्च ताप के कारण एलर्जेंस का, एलर्जेंस जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हवा गर्म नहीं, हवा गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और ये फैलती है। तो जो एलर्जेंस है, जिन चीजों से एलर्जी होती है, परागकण हो गए, डस्ट हो गए, तो क्या होगा, बहुत ऊपर तक जाएंगे, ये बहुत दूर तक फैलेंगे। तो क्या होता है, एलर्जी, एलर्जेंस होंगे तो एलर्जी की बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा। बहुत लोगों को एलर्जी होती है, किसी को पता है किसी चीज किससे एलर्जी होती है, जैसे मुझको डस्ट से एलर्जी है, ज्यादा धूल होगी तो मुझे छींक आने लगती है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी एलर्जी होता है। तो जो एलर्जेंस है, जिनसे एलर्जी होती है, डस्ट हो गया, परागकण हो गए, ये धूल कण हो गए, ये पीएम हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, निलंबित कण की पदार्थ, ये जब वास्तव में दूर तक विकिरित हो गए, प्रकीर्णन हो गया, तो क्या हो गया, फिर एलर्जी की बीमारी बढ़ेगी। क्या लिखा, एलर्जेंस का वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होगा, फिर क्या होगा, जब गर्मी होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बाढ़ भी आएगी, सूखा भी होगा। बाढ़ कहाँ आएगी, जहाँ पे वास्तव में पहले से पानी ज्यादा बरस रहा है, तो वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, बादल ज्यादा बनेंगे, बारिश ज्यादा होगी, तो वहां बाढ़ आएगी। यानी बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ आएगी और सूखा के क्षेत्रों में सूखा आएगा, बहुत बड़ी समस्या। जहां पे पहले से ही ऑलरेडी बाढ़ है वहां पे बाढ़ आएगी, जहां पे सूखा है वहां पे सूखा पड़ेगा और सूखा तीव्र होता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी दोनों की। तो बाढ़ और सूखा से क्या होगा, खाद्य समस्या, पेयजल की समस्या होगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। पहली चीज है बाढ़ आने के कारण जान माल की हानि, जान माल की हानि, पेयजल की समस्या। आपको निबंध लिखने पाएगा मेंस में, अब मैं मेंस और प्री दोनों के हिसाब से पढ़ा, आपको पढ़ा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं सीधे, आपका शॉर्ट नोट से लिखने के लिए आया तो ग्लोबल वार्मिंग है तो लिख सकते हैं आप। क्या लिखा, जान माल की हानि, भोजन पेयजल की समस्या, बाढ़ आने में पानी सब दूषित हो जाता है, और क्या, संक्रामक रोगों का प्रसार, हैजा, पीलिया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण मच्छरों से फैलने वाले
मस्तिष्क शोथ, इंसेफ्लाइटिस, मच्छरों से फैलने वाले रोग, मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, मस्तिष्क शोथ आदि बीमारियों में वृद्धि होगी। एक और प्रभाव होगा गर्मी के कारण, जो वाहक होते हैं, जैसे कि किसका मादा एनाफिलीज किसका वाहक होती है? रोगाणुओं का वाहक होते हैं। जिससे मादा एनाफिलीज किसको फैलाती है? डेंगू को। यस सर। डेंगू के वायरस को कौन फैलाता है? डेंगू, मादा एनाफिलीज, ये मक्खी होती है, मच्छर या मच्छी हो गए, तो ये इसके अंदर क्या होता है? इसके लार्वा अंडे होते हैं, और ये क्या होते हैं? इसके अंदर प्रजनन करते हैं। वाहक जो होता है, जब प्रजनन करते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। तो जब गर्मी बढ़ेगी, आपने देखा होगा कि मुर्गी जो अंडे में बैठती है तो उसमें बच्चे निकलते हैं। अगर मुर्गी अंडे में न बैठे तो बच्चे निकलेंगे? उसमें एक टेम्परेचर होता है निर्धारित, एक निर्धारित टेम्परेचर पर इन जो छोटे कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, इनकी वृद्धि ज्यादा होती है। टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं होती, बहुत कम टेम्परेचर होती है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकी जो होता है, जो वाहकों में इनके अभी मनुष्य में नहीं पहुंचे हैं, ये रोगाणु कहाँ है? वाहकों के अंदर है, मच्छर के अंदर है। वो जब आपको काटेगा तो आपके अंदर प्रवेश करेगा, तो उसी के अंदर बड़ी तेजी से वृद्धि करेंगे। तो तेजी से वृद्धि करेंगे तो हमें रोगों की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसको लिखेंगे, गर्मी के कारण वाहकों में पनप रहे, गर्मी के कारण वाहकों में पनप रहे, रोगजनक के परिपक्वन, रोगजनक के परिपक्वन प्रजनन में तेजी से वृद्धि आएगी, वृद्धि होगी, तेजी से वृद्धि होगी। 21वीं सदी में मलेरिया क्षेत्र, अभी लिखा आपने, मलेरिया क्षेत्र 45% से बढ़कर 65% हो जाने की संभावना है। मलेरिया क्षेत्र बढ़ेगा, यानी कि मलेरिया वहां भी होगी जहां पे नहीं होता था। मलेरिया कहां का रोग है? गर्म प्रदेशों का। अब ये ठंडे प्रदेशों हो जाएगा। अभी गुजरात समुद्री इलाकों में चले जाओ, समुद्री किनारों पर वहाँ मलेरिया बहुत होती है। गुजरात, बॉम्बे समुद्र किनारे चले जाओ तो वहाँ लोग मलेरिया से बहुत पीड़ित रहते हैं। हिमालय वगैरह आप चले जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा प्रदेश मलेरिया नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे मलेरिया होने लगेगी। बम्बई में क्या था? बम्बई द्वीप अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दिया था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को, वो कैथरीन थी वहाँ की पुर्तगाल की रानी, कहाँ से किसी शादी हुई तो उन्होंने दहेज में दिया था। तो बम्बई मच्छर जो द्वीप है वहाँ पे खाली मच्छर, मक्खी, रोगाणु, मलेरिया के सब थे। फिर अंग्रेजों ने उसको विकसित करके आज बम्बई दुनिया का कितना बड़ा शहर कर दिया। पहले वहाँ खाली मच्छरों का बसेरा था बम्बई। हाँ, पहले की है वाहक, क्योंकि वाहक वाहक के वाहिक रोगों से, वाहिक रोगों से 70 करोड़ से ज्यादा लोग, 70 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे 21वीं सदी के अंदर तक अनुमान है। किसी देश के लिए क्या पूरे दुनिया में 70 करोड़ कितने? 8 या 9 अरब है, 70 करोड़ है। कुछ देश होगा, कुछ देश होंगे, बहुत सारे देश होंगे। 70 करोड़ केवल 3 ही देश में, 2 ही देश में है 70 करोड़ से ज्यादा है। कम भी तो किया, चीन है, भारत है, यस सर, और 70 करोड़ किसी के बाद ही नहीं है, चीन भारत को छोड़ के।
भाई तीसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अमेरिका क्या करीब 30-32 करोड़ है, 35 करोड़ होगी ज्यादा ज्यादा। डिफरेंस बहुत है ना सर, डिफरेंस बहुत। हाँ तो डिफरेंस तो होगा, प्रभावित होंगे मैं कह रहा हूँ, मरेंगे नहीं। हाँ इलाज होगा तो दवाई को ठीक हो जाएंगे। मलेरिया से तो मर जाता है, मलेरिया से दवाई होकर ठीक भी तो हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो हानि होती है, आपका रुपया पैसा लगता है, आपको एडमिट होना पड़ता है, आपको स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है, वो नुकसान नहीं है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे एक दिन का वेतन कटने लगे, 10 दिन भर्ती हो जाऊँ तो मेरा कितना आपसे नुकसान होगा। देश का बहुत महत्वपूर्ण है, डीएम एक हफ्ते बीमार हो जाए, न्यायाधीश एक हफ्ते बीमार हो जाए, कितना काम पेंडिंग हो जाएगा। काम यह है कि कौन व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। एक बेकार आदमी घूमने वाला है, चाहे महीनों बीमार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी समाज की उपयोगिता है, उसके होने से कुछ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ चलिए इस तरीके ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। मलेरिया से हर वर्ष, केवल मलेरिया से हर वर्ष 15 से 27 लाख मौतें होंगी। 15 से 27 लाख प्रतिवर्ष होंगी केवल मलेरिया से। इससे मरेंगे, प्रभावित नहीं होंगे। 70 करोड़ प्रभावित होंगे, मरेंगे इतने। कपड़ा पता नहीं कागज होगा समुद्री प्रदूषण। जरा समुद्र में भी तो प्रदूषण देख ले हम लोग। समुद्री प्रदूषण क्यों भाई इसको पढ़ना जरूरी है? समुद्री प्रदूषण के क्यों, इससे प्रभावित हो सकते हैं आप? यस सर। कैसे आप प्रभावित होंगे? क्योंकि सर जलीय जीवों का भोजन है सर बहुत से लोगों का। भारत की 25% आबादी तटीय रेखा पे रहती है और ये पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर है। भारत की केवल 25% आबादी समुद्र के किनारे तटीय रेखा पे रहती है और एक 25% आबादी पूरी तरह से इन समुद्री खाद्य पदार्थों पर निर्भर है। तो भारत की 25% आबादी कितनी हो जाएगी? 25 करोड़ और 5 करोड़ जोड़ लो, 125 करोड़ पॉपुलेशन मानो तो 130 करोड़, 6 करोड़, 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको पढ़ना जरूरी नहीं है? जरूरी है। प्रदूषण भी पढ़ते देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके प्रदूषण होने से, होता कैसे है समुद्र का प्रदूषण? सर पर्यटकों से ज्यादा होता है सर। आगे तो जाओ, पर्यटकों से ज्यादा होता है। अभी हम साबित कर देंगे पर्यटकों से नहीं होता है। चलिए पढ़ लेते उसके बाद पता चलेगा। देखिए प्रदूषकों का अंतिम स्रोत कहाँ पहुंचता है? कोई भी प्रदूषक होता है अंतिम कहाँ, उसका अंतिम ठिकाना कहाँ होता है? समुद्री होता है, गर्भ होता है। चाहे जहां से घूम फिर के जाए समुद्र में, नदी में डालोगे समुद्र में पहुंचता है। कोई भी पानी बहता हुआ डालोगे बारिश के कारण समुद्र में जाएगा। अंतिम ठिकाना और सबसे बड़ा ठिकाना कौन है? तो लिखिए जरा एक लाइन, प्रदूषकों का अंतिम गर्भ समुद्र है। की शुरुआत ऐसे करेंगे। अंतिम गर्भ, प्रदूषकों का अंतिम गर्भ ठिकाना समुद्र है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ, गर्त या ठिकाना गड्ढा वही पहुंचता है। अपशिष्ट पदार्थों का, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। और ये अपशिष्ट कैसे होते हैं? नगरीय अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, मलजल, कृषि अपशिष्ट, बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे हैं, इनको आगे भी पढ़ने से पता चलेगा। और ये सब क्या है? प्रदूषक है। प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स ये क्या करते हैं? एजेंट जो परिवर्तन लाते हैं। हमने देखा कि जलवायु में जल प्रदूषण में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से एजेंट हैं? केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में गर्म जल हो गया,
ठोस पदार्थों के घुले हुए जो जल में बदला कर देते हैं, उनका रंग बदल देते हैं। आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, उनका रंग बदला कर देते हैं। केमिकल में क्या होता है, हमने देखा पीड़कनाशी तमाम होते हैं केमिकल्स में, नाइट्रेट्स, डस्ट वगैरह होता है, नाइट्रेट्स होता है, बेंजीन होता है, HPBC, DDT, ये सब होता है केमिकल में। बायोलॉजिकल में देखा हमने, ये जो रोगाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, सुपोषण होता है, बायोएक्युमुलेशन होता है। उसी तरह इसमें भी है, अपशिष्ट पदार्थों में जैविक, रासायनिक और फिजिकल दोनों, तीनों हो सकते हैं। तो देखिए अपशिष्ट शब्द में कैसे पहुंचते हैं, सीधे डायरेक्ट शब्द में पहुंच जाते हैं, सीधे जलधाराओं द्वारा, लिखते जाइए, सीधे जलधाराओं द्वारा, जलधाराओं द्वारा, नदी, भाई नदी में डालते हो कहां जाता है, समुद्र में। अंत्येष्टि करते क्या होता है, अस्थियां प्रवाहित होते गंगा में या किसी नदी में, कहां बह के जाएगा वो, लाशें, जली हुई लाशें, लकड़ियां उसी में डाल दे, जानवरों की डेड बॉडी होती है, बह के कहां जाता है, अंतिम ठिकाना समुद्र, नदियां गिरती हैं। नदियों का अंतिम ठिकाना कहां है, ज्यादातर समुद्र है, कहीं कहीं झील नहीं गिरती है, तो कहां समुद्र में पहुंचेगा। तो जलधाराओं द्वारा, नहरों, नदियों द्वारा, जलधाराओं, नदियों, नहरों, दुर्घटना, दुर्घटना द्वारा समुद्र में पहुंचते हैं। इसमें पर्यटन कहीं आ रहा ही नहीं। अरे सर हम साबित कर देंगे सर। आप चलो लिखो, समुद्र का सर्वाधिक प्रदूषण तटीय क्षेत्रों में होता है, जहां बड़े बंदरगाह, जहां बड़े बंदरगाह, औद्योगिक नगर, बड़े बंदरगाह भारत में कितने हैं, 7 है, 13 है, 7 बड़े बंदरगाह 13 है, 200 से ज्यादा है। कौन कौन से, 13 है, कांडला, मुंबई, न्यामा सेवा, मंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मंगलोर, हल्दिया, कोलकाता, ये सब 12-13 बंदरगाह और रसों में चिदम्बरम भी क्या उसका नाम है। इतने 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बड़े नगर आप देखो इसके किनारे बसे हुए हैं बहुत सारे बंदरगाह। क्या लिखा है, औद्योगिक नगर स्थित है, औद्योगिक नगर स्थित है। महासागरों, महासागरों, सागरों, सागरों, ज्वारनदमुखों, ज्वारनदमुखों, लवण दलदलों, लवण दलदलों, लवण दलदल किसे कहेंगे, कच्छ कारण हो जिससे है भाड़ा और दलदली क्षेत्र, लवण दलदल तथा अन्य जल निकायों के, अन्य जल निकायों के प्रदूषण को सागरीय प्रदूषण कहा जाता है। सागरीय प्रदूषण, सागरीय प्रदूषण कहा जाता है। भारत की 25% जनसंख्या, भारत की 25% जनसंख्या समुद्री तटरेखा पर रहती है। जो समुद्री संसाधनों पर अपना जीवन निर्वाह करती है। आपने सुना होगा भारत कितनी आबादी कृषि पर निर्भर है, कितनी आबादी कृषि पर निर्भर है, 60% स्टेट पर निर्भर है, एग्रीकल्चर 60% है, कृषि पर निर्भर है।
और कृषि में आते क्या क्या है? कृषि में आते क्या क्या है? ये आपका है, इसमें कृषि हो गया, कृषि में आएगा पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका लकड़ी काटना, और फॉरेस्ट्री आ जाएगा, जंगल को फॉरेस्ट्री कहते हैं, फॉरेस्ट्री। तो ये जो पूरी एग्रीकल्चर है, इसमें जो मत्स्य वाला है, समुद्र से मछलियां पकड़ने का जीवन निर्वाह करना, ये भी कृषि में ही आता है 60% में, ये भी कृषि में आता है। क्या लिखा आपने? संसाधनों पर निर्भर करता है। इसमें लिखिए समुद्री प्रदूषक, समुद्री प्रदूषक। आप पहले लिख चुके हैं समुद्र का प्रदूषण कहाँ होता है? तटीय क्षेत्रों में, बीच समुद्र में नहीं होगा। तो जो बोला है वहां पे होगा, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच में, दक्षिण में प्रशांत महासागर जब दिया होगा आसिया के पास, नहीं, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र वहीं प्रदूषण होता है। तो समुद्री प्रदूषक, प्रदूषक पॉइंट करके लिखते जाइए जरा। समुद्री प्रदूषक में मलजल, मलजल जो आपका सीएस का होता है, मलजल आपके टॉयलेट का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है सीधे किसी नदी से, नाले से, समुद्र सीधे डायरेक्ट डाल देते हैं। हमने तो गुजरात गए थे तो फोटो खींच के लाए थे, पूरा डायरेक्ट वहाँ पे पोरबंदर बंदरगाह गए थे, पोरबंदर का पानी नाले से सीधे डायरेक्ट समुद्र में जा रहा, फोटो वोटो भी वहाँ से खींच के लाए थे। जैसे तो लाइव कर देते उसको सब लोग देखते सर, मतलब कि ऐसा होता है। हमको पता नहीं था तुम थे कहाँ। टूर पे चलेंगे सर, टूर पे चलेंगे सर, ऐसे करेंगे। हमको पता नहीं था तुम कहाँ हो, इस समय टूर पे चलेंगे तो ऐसे ही करेंगे। कोचिंग वालों के साथ टूर नहीं जाता है। शहरी अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में शहर के रहने वाले लोग एक दिन में आधा किलो अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा अपशिष्ट होते हैं। शहरों के बाहर तो कूड़े के पहाड़ देखा है कभी? यहाँ पे IF रोड पे होता है, समुद्री नदी किनारे, हम तो उसको पार्ट ढूंढ के एलडीएम ला रहे हैं। इधर नोएडा में चले जाओ, वो पिक्चर देखा है कौन सा है? रोबोट, रोबोट को रोड के कूड़े में जाकर फेंक आता है, कूड़े के पहाड़। हर व्यक्ति कम से कम आधा किलो पर डे अपशिष्ट पैदा करता है। दिल्ली में बहुत बड़ा मतलब ट्रेन, तो दिल्ली वाले सबसे ज्यादा प्रदूषण का, ये पीछे से आया वो सवाल है कि सबसे ज्यादा प्रतिदिन प्रदूषण अपशिष्ट कहाँ उत्पन्न होते हैं? दिल्ली वाले उत्पन्न करते हैं। कानपुर सर वायु प्रदूषण पे टॉप है। मलजल, शहरी अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, इन्फ्लुएंट, बहिस्राव बाहर निकलना, औद्योगिक बहिस्राव, उद्योगों के शीतलन प्रक्रिया द्वारा, उद्योगों के शीतलन प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट उष्मा ये शीतलन द्वारा, ये एनटीपीसी जान देखा आपने? बिजली बनती है जो कोयले से, डीजल से बिजली बनती है। कैसे बिजली बनती है? इन्हें जलाया जाता है कोयला, फिर इससे पानी खौलता है, पानी खौलता है, उससे भाप बनती है, भाप उड़ती है तो टरबाइन में जाती है, फिर वो टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। तो ये पानी गर्म होता है। जैसे स्टील प्लांट है, आपके स्टील प्लांट है, जैसे कि टाटा है, स्टील प्लांट, यहाँ पे ठंडा करने के लिए बहुत मात्रा में पानी गर्म किया। न्यूक्लियर प्लांट है आपके, न्यूक्लियर प्लांट में भी यही प्रक्रिया होती है। जो न्यूक्लियर विखंडन होता है उसमें उष्मा जनरेट हो, उष्मा से पानी गर्म करता है, भाप बनती है और फिर वो भाप बनके भाप टरबाइन को घुमाती है। ये बहुत सारे उद्योगों में बहुत ज्यादा पानी गर्म करना पड़ता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे इंडस्ट्री है जिसमें पानी गर्म होता है और ये फिर पानी सीधे समुद्र में डाल दिया जाता है।
और उसमें क्या होता है, पानी डालोगे तो क्या किसको कहते हैं, ताप प्रदूषण। इसको क्या कहते हैं, ताप। ठंडा गर्म मिल जाता है। हाँ, ताप प्रदूषण। ठंडा गर्म तो मिल जाता है, लेकिन जो उसमें रहता है वो भी गर्म ठंडा गर्म हो जाता है। जीव मछलियाँ मात्र 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, रेंज होता है कुछ मछलियों का। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर अगर 5-6 हो गया तो मर जाएंगी, उनके अंडे बच्चे लार्वा मर जाएंगे। तो वो कहता है प्रदूषण हो जाता है। जो भी अवांछित परिवर्तन, जल के भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणवत्ता में कोई भी परिवर्तन, अवांछित परिवर्तन जो जीवों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण हो जाता है। तो कौन सा प्रदूषण होगा, ताप प्रदूषण। गर्म पानी उसमें डाल देते हैं तो आपने क्या लाइन लिखा, उद्योगों के शीतलन प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट उष्मा, ये भी उष्मा आ जाती है, गर्मी। जल की कौन सी दशा बदल गई, भौतिक दशा। देखिएगा, तेल छितराव, तेल छितराव पानी बताते हैं। तेल जो होता है, टैंकर होते हैं, पानी लाते हैं सऊदी अरब से। टैंक कैसे तेल आता है बाहर, टैंकर से, जहाजों के लग आता है, बड़े बड़े टैंकर। टैंकर में टकरा गए, दुर्घटना में लिखा कि सीधे प्रवाह होता है नहरों द्वारा, जलधाराओं द्वारा, नदियों द्वारा और दुर्घटनाओं द्वारा। तो टैंकर की जब दुर्घटना होती है तो तेल क्या होता है, उसकी लेयर फैल जाती है पानी के ऊपर। हाँ, तेल रिसाव जिसको कहते हैं, जिसको छितराव फैलना कहते हैं। इसको एक और तेल अधिप्लावन कहते हैं, अधिप्लावन भी कहते हैं। अच्छा शब्द छितराव लिख लो, नहीं अधिप्लावन याद नहीं रहेगा। तेल छितराव अधिप्लावन। जलपोत उद्योग से निकले तेल, जहाज, हवाई जहाज का है, पानी में जहाज कहाँ बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है, कोची। अब ये बना था भारत का विक्रमादित्य, कोची बना था। जहाज वहाँ बनता है, उसमें ग्रीस लगाया जाता है, तेल डाला जाता है, वो बहता है तो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाता है। मोटरसाइकिल सर्विस कराते जाते हैं वहाँ, जिसके यहाँ कराते हो, जिसके यहाँ मैकेनिक मिस्त्री होता है, तो वहाँ से आपकी जमीन कैसी रहती है, काली काली रहती है, ग्रीस पानी सब काला काला तो नहीं रहता है। तो इतनी बड़ी जहाज बनेगी, वो पानी में रहेगी, तो पानी में सब जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, प्रदूषण होगा। लिख लो तो पानी बहुत कुछ है। देखो, जलपोत उद्योग से निकले तेल और ग्रीस, तेल और ग्रीस के बहिस्राव। इतनी बड़ी जहाज, इतनी मोटरसाइकिलों में कितना तेल डालता है, 2-4 बूंद गिर जाता है। और इतनी बड़ी जहाज जो 200 मीटर लंबी होती है, पूरा शहर होता है। एक जहाज में 20 मंजिला जहाज होती है। एक जहाज जो होती है कार्गो, जो 20 मंजिला होते हैं, 10 मंजिल पानी के अंदर, 10 मंजिल ऊपर रहते हैं। 300 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, 60 मीटर चौड़ाई, इतने बड़े जहाज होते हैं। इसमें कितना पूरा चलता फिरता शहर होता है, उसमें कितना ग्रीस तेल लगता होगा ऐसा, और ये टपकेगा तो कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। तो क्या करें, पर्यटक ज्यादा सर अभी आप पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है। बहिस्राव टैंकरों के, नेक्स्ट पॉइंट, टैंकरों के दुर्घटना से निकले तेल आदि। विश्व में हर वर्ष से नहीं चला क्या है, तो सर हम रखते हैं एडवांस में। सर इंचार्ज होना इसी के नहीं सर, ये हमारे हैं सर। विश्व में 210
मिलियन गैलन, मिलियन कितना होता है? 10 लाख। मिलियन गैलन तेल, 210 मिलियन गैलन तेल पेट्रोलियम का तेल, पेट्रोलियम समुद्रों में पहुंचता है। क्या हुआ सर गैलन में 1000 लीटर होता है। गैलन पढ़ लेना जाके, गैलन कितना होता है सर बताइए। 156 यूएस गैलन और ब्रिटेन गैलन होता है। जी सर। यूएस गैलन और ब्रिटिश गैलन होता है। उसमें एक में 156 होता है, 157 होता है लीटर। ये आईएएस में आया हुआ सवाल है। अच्छा पूछ दिया तुमने। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करके देखो। ये यूपीएससी आईएएस में आया हुआ सवाल। 169 क्या चीज? 169 159 कितना है? गूगल पे सर्च करके देखो। 159 होगा। एक गया में कितने लीटर होते हैं? सर्च कर लेना। 159 है इसे, 156-57 इसे। ये यूएस गैलन और ब्रिटेन गैलन में थोड़ा अंतर 2-4 लीटर का अंतर है गैलन में। सर 159 करोड़ 159 करोड़ लीटर लीटर है गैलन में। नहीं सर लीटर में बता रहे हैं कन्वर्ट। लीटर हाँ सर। ठीक से करना। गैलन से छोटा क्या होता है? गैलन के बाद क्या होता है? कोई इकाई और होती है? तो इसको मैं बता दूंगा, अभी मैं बताऊंगा इसको। ये यूपीएससी में आया सवाल है। चलिए, पेट्रोल समुद्र में पहुंचा, ये कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता बताओ भाई। स्राव से। कैसे स्राव होता है? स्राव क्यों होता है? जहाँ पे तेल छोटा होता है उसके लीकेज से पाइपलाइन में मतलब निष्कर्षण। समुद्र के अंदर से तेल जब निकालते हैं तो पूरा नहीं जाता, उसमें लीक कर जाता है निकालते समय भी, क्योंकि ज्यादातर तेल कहाँ मिलते हैं? समुद्र में, ऑफशोर में। भारत का जो बॉम्बे हाई कहाँ पर है? 176 किलोमीटर दूर बॉम्बे अरब सागर में है, समुद्र से अंदर है। 200 मीटर की गहराई पर जमीन के अंदर, 200 मीटर, करीब 200 मीटर पानी, उसके नीचे जमीन, फिर जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है। तो निष्कर्षण में भी, फिर उसके परिवहन में, वहां से पाइपलाइन आई हुई है, पाइपलाइन कट गया, और उपभोग में इस माध्यम से इतने गैलन तेल समुद्र में जाता है। चलिए, तेल के निष्कर्षण, परिवहन और उपभोग के कारण होता है। प्राकृतिक रिसाव द्वारा, प्राकृतिक रिसाव द्वारा, ये तो हो गया। 180 गैलन, मिलियन गैलन प्राकृतिक रिसाव द्वारा। ये प्राकृतिक रिसाव द्वारा अपने आप होता है। समुद्र के तेल अंदर होता है, जब निकाल के छोड़ देते हैं पाइप में इकट्ठा करके, तो अपने आप निकलता रिश्ता रहता है जब तेल की मात्रा कम होती है। 180 मिलियन गैलन पेट्रोलियम इसमें निकालते समय ज्यादा होता है। पूरी दुनिया का जितना पेट्रोलियम उत्पादन होता है, पेट्रोलियम उत्पादन का विश्व के पेट्रोलियम उत्पादन का 8% समुद्रों में तो बिखर जाता है। 8%, और इसमें से 3%, 8% 3% ड्रिलिंग द्वारा आता है। ड्रिल करते तेल निकालने के लिए, उसमें बह के वो समुद्रों की पानी पाता, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तो क्या होता है, ऊपर आके फैल जाता है। दुनिया का 8% तेल जो निकालते समुद्रों से, समुद्र में ही रह जाता है, ऊपर फैल जाता है। और ये क्या करता है? प्रदूषण करेगा, समुद्र का प्रदूषण हो गया। सर गूगल ने भी सर वो जो प्रवाल व्यंजन के लिए डूडल बनाया था सर, लगभग 15 दिन सर वो गूगल की आईडी पे रहा था। हाँ, तो उसका इससे क्या रिलेशन है? सर समुद्री प्रदूषण
आप तो जाने दो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है वो, प्रदूषण से होता है। 3% क्या लिखाते हैं, पेट्रोलियम की वार्षिक मात्रा का 8% समुद्रों में बिखरा हो जाता है, 8% का समुद्रों में बिखरा हो जाता है। इसमें 3% ड्रिलिंग द्वारा आता है। एक और चीज होती है, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते हैं, वहां से कुछ अपशिष्ट निकलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वो बड़े होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं। तो क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप स्टोव होते हैं। इनको क्या होता है, डिब्बा में बंद करके, सील बंद डिब्बे में बंद करके, और इसको समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में डाल देते हैं और देर सवेर जब इस समुद्र के डिब्बों में लीकेज होता है तो रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स होते हैं वो समुद्र में आ जाते हैं, उनसे रेडिएशन होता है, फिर वो भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण करता है। एक तरह का उदाहरण है, एक लव कैनाल है अमेरिका में, तो वहां पे एक फैक्ट्री थी, उसमें शीशा उषा ऐसे प्रदूषित तत्व ड्रम में, एक नहर उसने खरीदा, उस नहर में ड्रम में बंद करके सारे प्रदूषकों को नहर के अंदर दबा दिया पानी में। बाद में पानी बारिश हुई, वो डिब्बे खुल गए और आसपास सारे प्रदूषण फैल गए। तो जो आइसोटोप होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, बहुत तगड़ी सुरक्षा होती है, बहुत खतरनाक होते हैं, वहाँ पे जो रेडिएशन होता है, कैंसर हो जाता है। तो जो अपशिष्ट निकलते हैं तो उनको एक सील बंद डिब्बे में बंद करके समुद्र में लोग डाल देते हैं। फिर बाद में समुद्र का ढक्कन खुल गया तो किसी कारण से जंग लगी और कुछ भी कारण से फिर समुद्र में इससे प्रदूषण होता है। अब तो यह भारत में बड़ी इसकी अच्छी व्यवस्था है, इसको जमीन के अंदर बहुत नीचे गहराई तक खोद के स्टील के डब्बे में बंद करके, ड्रम में बंद करके उसको अपशिष्ट को रेडियो से और जमीन के अंदर गहराई में दफना देते हैं, वहीं पड़ा है समुद्र में। लेकिन इसके पहले जो होता था, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या इसको लिखिए, विषैले रसायनों, रेडियो आइसोटोप, विषैले रसायनों रेडियो आइसोटोप से युक्त अपशिष्ट सील बंद आइसोटोप जाके पढ़ जाना, ज्यादा लिखी जाएगी। आइसोटोप सील बंद डब्बे में बंद करके समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। देर सवेर इनसे रिसाव होने से समुद्र का रेडियो एक्टिव प्रदूषण ही होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण ही होता है। देर सवेर कभी कभी वो लीक कर जाता है कि प्रदूषण होता है। अब ये तेल जो अधिप्लाव होता है, अब बताओ भाई कहाँ पर्यटन से ज्यादा हो रहा है? सर आज नहीं बताएंगे, आज नहीं बताया। पर्यटक बहुत दिन पहले पढ़ा था। समुद्र में कौन पर्यटक डुबकी लगाने जाता है? नहीं सर, समुद्र के किनारों पे तो जाते हैं। किनारों पर होता है प्रदूषण, लेकिन इसमें मेन शहर ही और नगर ही होते हैं, बड़े बड़े शहर नगर ही होते हैं प्रदूषण का। टूरिस्ट प्लेसों पर टूरिस्ट से ज्यादा पर्यटकों से प्रदूषण होता है, वहाँ भी बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया गया है, टूरिस्ट प्लेसों पर होता है। हाँ देखिए, तेल छिड़काव अधिप्लाव से भोगता क्या है, आखिर क्या नुकसान है, इसके इफेक्ट क्या है? भाई ये तो कर दिया हमने प्रदूषण, अब प्रदूषण का दुष्प्रभाव भी तो देखें जरा क्या होता है। देखिए तेल अधिप्लाव या छिड़काव से इसमें क्या होता है, तेल छिड़काव से निम्नतर क्वथनांक वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनसे बहुत सारे समुद्री जीव और उनके लार्वा तुरंत मर जाते हैं।
तैरते हुए पानी में जो लेवल पर क्या होता है, तेल क्यों तैरता है भाई? पानी पर हल्का होता है। तो तैरते हुए तेल समुद्री पक्षियों और डुबकी लगाने वाले पक्षियों के और जीवों के परों पर और सील मछली का नाम सुना है? सील की त्वचा पर चिपक कर एक परत बना देते हैं। पक्षी के पंख को अगर तेल चिपक गया, वो उड़ नहीं पा रहा बेचारा, पहले तो क्या करेगा? सूख के मर जाएगा। या दूसरी क्या होता है, सूख के मर जाएगा, नहीं उड़ पाएगा, तो दूसरा जो परभक्षी है उसका शिकार कर लेगा, उसको भी तो खा लेगा कोई। अभी जो ताप प्रदूषण की बात हम कर रहे थे, तो जब ताप प्रदूषण होता है तो 1 से 3 सेंटीग्रेड जो मछलियां होती है टेम्परेचर रेंज को सहन कर लेती हैं। और ये जब 4-5 हो गया, अगर ये 4 हो गया या 5 हो गया, तो ये मछली मरती तो नहीं है, लेकिन इसको क्या होता है? हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, तनाव होता है। फिर इस क्या होता है, फिर इसकी तैरने उड़ने की क्षमता और भागने की क्षमता कम हो जाती है, तो दूसरी मछली को खा जाती है। हीट स्ट्रेस तनाव के कारण फिर इसकी बहुत सारी प्रजनन क्षमता हो गई। आपको जो स्ट्रेस तनाव होता है, बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, आपके बाल पकने शुरू हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, और बहुत सारे हीट स्ट्रेस के कारण मछलियों का जल्दी शिकार हो जाती है, किसी दूसरे बड़े पक्षी का शिकार हो जाती है। तो ये भी जब पक्षी उठे तो शिकार हो जाते हैं। और सील मछली क्या होता है, इसके त्वचा पर जब एक लेयर बन जाती है, उसमें क्या होता है? उत्प्लावकता और तापरोधिता। देखिए, सील के त्वचा पर चिपक कर परत बना लेते हैं, इससे प्राकृतिक तापरोधिता यह उत्प्लावकता क्या होता है? किसी चीज को डुबाओ तो ऊपर आ जाती है। चप्पल, हवाई चप्पल होती है आपकी, पानी में डुबाओ तो कहाँ जाती है? उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता क्या होती है? कम हो जाती है। उत्प्लावकता नष्ट हो जाती है। उत्प्लावकता नष्ट होने से वह डूब जाते हैं। उत्प्लावकता नष्ट होने से वो डूब जाते हैं। एक प्राकृतिक तापरोधिता होती है शरीर की, हमारे शरीर से हमारे जो ऊष्मा निकलती है, तो हमारी त्वचा क्या करती है? उसको बचाती है। त्वचा हमारे से ऊष्मा की हानि होती है, तो त्वचा एक लेयर होती है। बढ़िया बनाया गया। चलिए भाई, देह ऊष्मा की हानि होती है, अधिक हानि होती है, ये तेल चिपक जाता है तो फिर जल्दी मर जाते हैं। देह ऊष्मा तापरोधिता नष्ट होने से ये ठंड से मर जाते हैं बहुत सारे जीव।
ठंड से मर जाते हैं। देह उष्मा की हानि से। देह उष्मा शरीर की, देह नहीं जानते हो, देह शरीर सूत्र सब यही है। देह दर्द, शरीर दर्द के लिए अब देह दर्द करते हैं, देह दर्द की दवा देते हैं। देह पिराई देह पिरा रही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी सागर में तेल के छितराव से कई लाख पक्षी हर साल मर जाते हैं। कई लाख पक्षी हर वर्ष मर जाते हैं। और ये क्या होता है? जैविक आवर्धन मैंने बताया, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, पीसीपी, पीवीसी क्या कल बताया था, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैविक आवर्धन होता है कि एक जीव जो छोटा वाला जीव खाता है उसमें सबसे कम रहता है, पानी में सबसे कम, जीव खाएगा उसके अंदर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा बड़ा जीव खाएगा उसमें और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, फिर हम लोग मछलियों को खाते हैं तो फिर वो हमारे अंदर और ज्यादा होता है। तो ये हमारे अंदर भी पहुंचते हैं, ये समुद्र के माध्यम से ये फिर हमारे अंदर भी आते हैं, समुद्र पर भी, ये जमीन पर भी आते हैं, ये वहीं पे नहीं रहते हैं। तो ये आपका हो गया समुद्री प्रदूषण। बताओ भाई, पर्यटक तो कहीं आया नहीं यार। सर आप हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर हमने पढ़ा था सर, इसलिए सर वो व्हेल मछली सर मरी थी, उसमें सर उसके प्लेट में प्लास्टिक आया, हमारे सब कहाँ से आया सर? तो नगर औद्योगिक नगर और बंदरगाह लिखा है, तो बंदरगाह औद्योगिक नगर से प्लास्टिक नहीं निकलते हैं। सबसे ज्यादा प्लास्टिक कहाँ निकलती है? टूरिस्ट पर्यटक निकालते हैं कि शहर सर कंपैरिजन, शहर और नगर फैक्ट्री। सर अगर कंपैरिजन किया जाए तो सर जो आप बता रहे हैं वो सही है सर, लेकिन हम गलत नहीं है सर। सही हो सर हम साबित करेंगे। क्या टाइम बचा दिए? नहीं बता बचा है? बचा हुआ मेरी घड़ी है कि इसको मैं रोज मिलाना पड़ता है, रोज पता नहीं क्या होगा। सर 10 मिनट बचे हैं सर। जिसको जाना है वो कह रहा है नहीं बचे, जिसको पढ़ना है सर हमें पूरा दिन बाकी है सर, आप पढ़ाइए बैठे। सापेक्षिक होता है, कोई चीज अच्छी है कि बुरी है, सापेक्षिक होता है। यस सर, दोनों चीजें सापेक्षिक होता है। बता दो, इसी कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण शोर, जो शोर होता है, नॉइज पोल्यूशन, यही इसी को ही देख लीजिए, सापेक्षिक होता है। ध्वनि प्रदूषण सापेक्षिक होता है। जिस ध्वनि पे जो आपके युवा है, कौन सा साउंड होता है? बड़ा सा डीजे होता है। डीजे छम छम नाचे जा रहे हैं, एक बीमार आदमी को वही प्रदूषण है, उसका सर फटा जा रहा है। ये सर ये क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये क्या होता है? सापेक्षिक होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। जो हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण है वो आपके लिए बहुत इंजॉयमेंट वाला काम हो गया। वो ये झमाझम नाचे जा रहे हैं, करने दे रहे हैं। तो आपके जो कि कोई चीजें रहती हैं, आपका जो सुग्राहिता होती है, सुग्राहिता होती कितना प्रभावित होते हैं। एक बुजुर्ग को, बीमार को, एक जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा हो या हम लोग, उसके लिए ध्वनि क्या होती है? बहुत तेज प्रदूषण है। और ये प्रदूषण स्वर में, जैसे कि अब ये ध्वनि लयबद्ध होती है, लयबद्ध होती है, तो इसको क्या कहते हैं? संगीत। और जब ये लयबद्ध नहीं होती है तब इसे कहते हैं शोर। म्यूजिक होता है और लयबद्ध होती है शोर। अब तो ज्यादातर आ गए पता नहीं कौन सा गाने हैं, अब तो सर सब पता सर अपनी दवा खा के सुनने लायक गाने आ गए हैं। लेकिन सर 10 बजे के बाद बजाने में तो नहीं दिया जाता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का कई आया है उसमें, अभी थोड़ा फिर बात एक छोटी पहले ध्वनि प्रदूषण में देखिए दो तरह से मापा जाता है। इसको डेसिबल में मापा जाता है, और डेसिबल में मापने के इसमें दो होता है। एक होता है तारक होता है,
प्रबलता। और ये ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं? ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती हैं, ऐसे ऐसे चलती है। ध्वनि तरंग ऐसे ऐसे धक्का मार के चलती है, ये दबाव उत्पन्न करती है। और पिच ब्लेंड होता है, तारक होता है, इसको पिच ब्लेंड कहते हैं। तो एक प्रबलता होती है, जैसे शेर दहाड़ता है उसमें प्रबलता होती है, शेर दहाड़ता है वो दूर तक सुनाई देती है। और पिच ब्लेंड जो होता है, जो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होती है इसकी तो पिच ब्लेंड जाते हैं। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, पिच ब्लेंड और तारक दोनों ही प्रदूषण होता है उच्च स्तर पर, उच्च प्रबलता है तो भी, और मच्छर जब भिनभिनाता है तो कितना बुरा लगता है कान के सामने, इसका पिच ब्लेंड ज्यादा होता है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो आवाज पतली होती है, जैसे युवा होते हैं आवाज क्या होता है, भारी हो जाती है। पिच ब्लेंड क्या होता है, कम हो जाता है, तारक भी कम हो जाता है। लड़कियों की आवाज में चेंजेस नहीं आते, तो उनकी आवाज सुरीली ही रहती है। लड़कों की हो जाती है आटे बार जैसी। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग करने के लिए लाए हुए हैं सर आप। पिच ब्लेंड का तारक को कम रहता है, इनका तारक होता है, पुरुषों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज सुरीली की सुरीली ही रहती है। हाँ, और ज्यादा सुरीली हो जाती है। जब गाने कहीं लगे लता मंगेशकर टाइप से और सुरीली हो जाती है। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी होती हैं ध्वनि प्रदूषण वाली। यही था और से रिक्वेस्ट करिए। हो गया जो हो गया फिर मेरा मैटर। आप इतना इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण करके तो बहुत सारे लिस्ट है, इसको क्या स्कैन करके मैंने डाला था, आपने देखा था उसको, डलवाया था मैंने। प्रदूषण को होने वाले वायु प्रदूषण को होने वाले मैंने डलवाया था, ये देखा था, नोट कर लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया करिए। यहाँ पे प्रिंट आउट देने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको एक जो लिस्ट होती है जब लंबा लिखवाना पड़ता है तो मैं उस पर डलवा दिया करूँगा, या तो कुर्सी से चाहे मैटर से डलवा दिया, तो आप उसे देख के नोट कर लिया करिए, एडिशनल मैटर रहेगा आपको मुझे सवाल आ जाते हैं। तो इस पर कुछ लिखोगे, हो गया टाइम थोड़ा बहुत लिख लो, आगे तो कर ही लो, लिखिए जल्दी जल्दी लिखा दीजिए। लिख पाओगे जल्दी जल्दी। ऐसे भाई ध्वनि एक संचार माध्यम है, ध्वनि एक संचार माध्यम है। ध्वनि के बिना दैनिक जीवन असंभव सा हो जाएगा। ध्वनि जब परेशान करने वाली और हानिकारक हो, परेशान करने वाली और हानिकारक हो तो उसे शोर कहते हैं। और ध्वनि जब लयबद्ध होती है तो उसे संगीत कहते हैं।
संगीत होती है, तो उसे क्या कहें, लय बदल संगीत होती है। ध्वनि प्रदूषण सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक होता है अर्थात ध्वनि का जो स्तर किसी व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है वही स्तर दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। तरंगों के रूप में चलती है। ये तरंगे दबाव उत्पन्न करती हैं। ध्वनि की उच्चता या तीव्रता को उच्चता तीव्रता को उच्चता और तीव्रता को एक पैमाने पर दाब को मापकर ज्ञात किया जाता है। दाब को मापकर डीजे जो बजता है उसके सामने जाओ वो साउंड तो ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, कंपन होता है। कान में भी होता है। हेडफोन लगा के तेज कर दो गम गम यहाँ पे बज रहा है। सर बैक्टीरिया बहुत जाते हैं सर लीड से। यहाँ बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, लीड से सर कानों में बैक्टीरिया सर बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। ये बात तुम्हारी सही है, बैक्टीरिया कान में सबसे ज्यादा कान में लगाने से बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। अब क्या करोगे इसके बचने के लिए? संगीत बजाएंगे सर, संगीत बजाओगे हारमोनियम पर। चलो ठीक है। ये बात ध्वनि की तीव्रता बाबा का रेडियो सुनेंगे 10 गुना वृद्धि के मापदंड को 10 गुना वृद्धि के डेसिबल में 10 गुना वृद्धि में 10 डीबी 10 डीबी मात्रा का दिखाया जाता है। डेसिबल डेसिबल तार के अतिरिक्त ध्वनि में पिच भी होता है। पिच तार पिच ये पिच क्यों रहेगा, तारक भी होता है। तारक तो भी होता है। समान ताप रहने के बावजूद उच्च तारक वाली ध्वनि ज्यादा परेशान करने वाली होती है। मच्छर जब भिनभिनाता है तो दाब तो कम रहता है, लेकिन तारक इतना ज्यादा होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कान के पास अगर मच्छर आ गया तारक बहुत ज्यादा होता है उसका। शोर से कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कई
क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा समझ के बताइए। बातचीत करने में बाधा, दो लोग आपस में बात से जरूरी मीटिंग चली और सलाह मशवरा चला तो क्या होगा, अगर शोर बगल में हो रहा तो बातचीत में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये देखिए बातचीत में बाधा, बातचीत में बाधा, स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी दोष, व्यवहार संबंधी दोष, व्यवहार क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाता है आदमी, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता है। जब लगातार जो शोर प्रदूषण रहता है तो आदमी में उग्रता आ जाती है, चिड़चिड़ा बना जाता है। डांस करने वाले अक्सर मारपीट कर लेते हैं, हो जाती है डांस करते करते रहते हैं डीजे के सामने तो मारपीट कर ही लेते हैं, आदमी में उग्रता आ जाती है भाई, हमारे प्रदूषण के कारण हमें व्यवहार संबंधी। तो क्या होता है, देखिए व्यवहार संबंधी दोष, श्रवण शक्ति का ह्रास, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, ध्यान का ह्रास, एड्रेनलिन स्तर, मानव में एड्रेनलिन स्तर, एक हमारी किडनी होता है, एड्रेनलिन होता है, उससे हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, सुना है, 3F कहते हैं, फियर, फ्लाइट और फिर क्या बोलते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट, डरने वाला। ये हार्मोन जब सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, आपको कोई सामने ऐसा चीज आता है, शेर आ जाता है तो ये इसका हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो आप डर जाते हो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और जब कमजोर आदमी आता है, गुस्सा आता है तो आग बबूला हो जाता है, एड्रेनलिन का स्तर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, एड्रेनलिन का स्तर जब बढ़ता है फिर आप क्या होता है, उसको मार पीट देते हो, लड़ाई कर लेते हो। जब डांस जब करते हो, जब डिचिक बजता है, एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, जब रक्तचाप बढ़ता है तो फिर फाइटिंग हो जाती है। जो लगातार शोर में रहने वाले, जहां दुकानदार में टी हो रहा हो तो उसके सामान खरीदने मत जाना, वो भी झगड़ाऊ टाइप गुस्सा टाइप होते हैं, लड़ जाते हैं, दो चार सामान दिखाए नहीं लिए तो बढ़ जाएंगे, जेब में पैसा है तो चल देंगे। ठीक है, मानव में आवर्धित एड्रेनलिन स्तर, आवर्धित बढ़ा हुआ एड्रेनलिन स्तर, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, माइग्रेन क्या होता है, आधा सिर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा क्या होता है, बीपी, यस सर, बीपी, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, ये सब सिक्रीशन होता है। जब तनाव होता है तो हमारे बॉडी से सिक्रीशन होता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट के अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अधिक आक्रामक व्यवहार। आ गया बात, आप समझ जाओ कि डीजे जहां बज रहा हो वहां पे झगड़ा होना की संभावना प्रबल होती है। नाचने अधिक नाचना का तो हट जाओ, अधिक आक्रामक व्यवहार, एक लोग अधिक आक्रामक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक दोष, श्रवण क्षमता का अस्थायी ह्रास, परमानेंट बहरा, इसको बंद कर दो, रोकें कि बंद करें?